एपिसोड 39। योर लिप्स आर वेरी टेस्टी स्वीट हार्ट। अब तक वही आर्या ने भी कुछ महसूस किया, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। मिहिर जैसे ही आर्या को अंदर ले जाने लगा कि उस शख्स ने एकदम से कहा, मिस आर्या, क्या आप मुझे ये बता सकती है कि आप कहाँ रहती है? उसकी बात सुनकर अभी सभी उसे घूरने लगे, जिससे वो हड़बड़ा गया और बोला, मेरा मतलब कि मैं शायद आपको जानता हूँ। ये बहुत पुरानी ट्रिक है मिस्टर, अपनी जान पहचान बनाने की। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सही कह रहा है, ये हमें जानता है और हम भी। पीछे से आवाज आई और सब उस तरफ देखने लगे। अब आगे सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अभिमन्यु ठाकुर नित्या का हाथ पकड़े खड़े थे। उन्हें देखकर आर्या खुश हो गई और भागकर उनके गले लग गई। डैड, मॉम, फाइनली आप यहाँ हो। फिर उसने अलग होकर कहा, आपको पता है मैंने आप दोनों को कितना मिस किया, और सबसे ज्यादा आपको मॉम। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा जब हमारा पूरा परिवार फिर से एक साथ रहेगा। नित्या ने उसके सर को प्यार से सहलाया और बोली, मेरी बेटी मुझे याद करे और मैं न आऊँ, ऐसा हो सकता है भला? अब मैं कभी तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उनकी बात पर आर्या मुस्कुरा उठी। मिहिर भी आकर अपनी मोम के गले लग गया। तभी अभिमन्यु ठाकुर मुंह बनाकर बोले, और मेरा क्या? आप मुझे भी छोड़कर नहीं जाओगी ना? उनके इतने बचकाने सवाल पर सब हंस पड़े और नित्या अपना सरना में हिलाकर बोली, आप भी ना बच्चों के साथ बच्चा बनना है। अब हटो, पहले ही देर हो गई है, हमारे बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो अपने दोनों बच्चों के साथ आगे आई। अब सबका ध्यान उस शख्स से हट गया था। तभी वो मुस्कुराकर बोला, अंकल, तो ये आपकी फैमिली है? मैं सोच ही रहा था कि मैंने आर्या नाम कहीं तो सुना है। अभिमन्यु जी को याद आया और वो हंसकर बोले, अरे हाँ हर्ष बेटा, तुम लंदन से कब आए? और जो तुमने अभी कहा सही है, तुमने मेरे ही मुंह से सुना होगा आर्या का नाम। नहीं, इन्हें मैंने बताया था आर्या के बारे में। पीछे से एक मीठी आवाज आती है और अब सबकी नज़र उस तरफ हो जाती है, सिवाय आनिके के। वो तो अपनी आंखों में गहरा जुनून लिए आर्यांशी को ही निहार रहा था। उसकी आंखें अब उससे हट ही नहीं रही थी। वही कार्तिकेय मुंह खोले सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। उसकी सांसें अटक गई और वो आनिके को हिलाने लगा। तब जाकर वो होश में आया और उसने अपने भाई को घूर कर देखा तो उसने सामने देखने का इशारा किया। आनिके ने सामने देखा तो उसकी नजरें जर हो गई और वो सामने खड़ी लड़की को देखने लगा, जो धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रही थी। पर उसकी नज़र सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुकी और हट भी गई। तुम मेरे बारे में जानती हो? आर्यांशी ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, आर्या, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हम दोस्त थे बचपन में। याद करो नाना जी का फार्म हाउस और उसके सामने जो घर है, वहाँ मेरे नाना रहते थे और मैं छुट्टियों में वहाँ आती थी अपनी मॉम के साथ। अब जाकर आर्या को याद आया और वो उसे ध्यान से देखने लगी। हा, तो तुम ये देख रही हो कि मैं तो जबी थी इतनी पतली कैसे हो गई क्यों? उसने हंसते हुए कहा। स्माइल करते हुए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहां से गुजर रहा हर आदमी उसे देखे बिना नहीं रह पा रहा था। उसका फिगर ही इतना सेक्सी था और उसकी हंसने की आवाज काफी मीठी। तो ये है अवंतिका वर्मा, वर्मा फैमिली की इकलौती बेटी। फिगर मॉडल से भी ज्यादा सेक्सी, हल्का गेहुआ रंग, ब्राउन आंखें, ब्लैक कंधों तक आते बाल, दिखने में बला की खूबसूरत, लेकिन इनकी खूबसूरती आर्यांशी के सामने कुछ नहीं थी। लड़के उसे घूर घूर कर इसलिए देख रहे थे क्योंकि उसने ड्रेस ही इतनी रिवीलिंग पहन रखी थी। उसने क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। टॉप का गला डीप था जिससे उसकी कॉलर बोन साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी लंबी सेक्सी टांगों को देखकर हर लड़के का मन मचल रहा था। वो मुस्कुराते हुए आर्या को देख रही थी। तभी अभिमन्यु जी बोले, गुड़िया, ये तुम्हारी वही दीदी है जो तुम्हारे साथ खेलने के लिए फार्म हाउस में आती थी? हाँ, जिन्हें मैं भागा दिया करती थी क्योंकि ये बचपन में भी बहुत बचकानी थी और अभी इनके कपड़े देखकर लगता है कि इनका बचपना नहीं गया, इसलिए बच्चों वाले कपड़े पहने हुए हैं। आर्यांशी ने टोंट मारते हुए कहा।
उसके टोंट को सुनकर अवंतिका का खिला चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर अभिमन्यु थोड़ा सख्ती से आर्या से बोले, बेटा, आपको अपने से बड़ों से ऐसे बात करना तो हमने नहीं सिखाया। सॉरी बोलो अभी अवंती को। आर्या हैरानी से अपने डैड को देखने लगी, फिर मन मारकर उसने कहा, सॉरी मिस वर्मा, एक्चुअली मुझे मजाक करने की आदत है। आई होप आपने इसे दिल पर नहीं लगाया होगा। अवंतिका का चेहरा फिर से खिल गया और बोली, नहीं आर्या, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि जब तुमने मुझे दी की जगह मिस वर्मा कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। माना इतने सालों से हम नहीं मिले, लेकिन मैं बचपन से तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ। दोस्त सुनकर आर्या की आंखें सिकुड़ गई। उसके भाव कठोर हो गए, जिसे आनिके ने भी नोटिस किया। क्या ऐसा कुछ हुआ है जिससे आर्या किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती, या फिर कोई भी अजनबी पर भरोसा? आनिके ने मन में सोचा। तभी हर्ष ने अपने गले को साफ करते हुए हाथ आगे बढ़ाया और बोला, आई एम हर्ष वर्मा। अवंतिका मेरे चाचा की बेटी है। हम दोनों में कुछ ही महीनों का गैप है, लेकिन मैं उससे बड़ा हूँ। आर्या ने उससे हाथ मिला लिया, क्योंकि उसने उसे गिरने से बचाया था। इसलिए उसने भी हल्का हंसकर कहा, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। वही आनिके की नज़र उन दोनों के जुड़े हाथ को गुस्से से घूर रही थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन कोई समझ नहीं पा रहा था। इस बार कार्तिकेय का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं था। वो किसी सदमे में खोया हुआ एकटक अवंतिका का चेहरा देख रहा था। ये वो लकड़ी कैसे हो सकती है? नहीं डॉट पर इसका चेहरा तो वैसा ही दिख रहा है जैसा गुरुजी हमें उस जादुई दृश्य में दिखाया था। अब क्या होगा? वो बहुत परेशान था। आर्या को अपने ऊपर तपती नज़र फील हुई तो वो समझ गई कि एक ही इकलौता इंसान है जिसकी नज़रें उसे बेचैन होने पर मजबूर कर सकती है। उसने अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन हर्ष ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था और वो उसके चेहरे में खोए हुए एकटक आर्या के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। आर्या ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल आए हर्ष की चीख निकल गई। सपनों की दुनिया से बाहर आओ समझे मिस्टर हर्ष, आर्या ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा। अवंतिका की ध्यान उन दोनों पर था। वो देख सकती थी कि उसके कुछ महीने बड़े भाई को उसकी बचपन की खड़ूस दोस्त से शायद पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। जैसे ही आर्या ने अपना हाथ झटके से अलग किया, तब जाकर आनिके के एक्सप्रेशन नॉर्मल हुई और वो शांत हो गया। तभी अभीर और आकृति भी आ गए। अभीर ने जब सबको यहाँ खड़े देखा तो बोला, आप लोग अभी भी यही खड़े हो, अंदर नहीं गए? जिस पर मिहिर मुंह बनाकर बोला, कुछ नहीं भाई, डैड के जान पहचान वाले मिल गए थे और मिस्टर हर्ष वर्मा ने आर्या को गिरने से बचाया, तो हम बस उन्हें थैंक यू कह रहे थे। अभीर एकदम से आर्या के पास आया और उसे कंधों से पकड़कर ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना गुड़िया? आए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और अगर ये महाशय नहीं बचाते तो कोई ना कोई बचा ही लेता। आप तो जानते ही हो अपनी बहन का चार्म ही ऐसा है। उसने अपने बाल झटकर एटीट्यूड से कहा तो सबको हंसी आ गई, जिस पर अभीर ने बस उसे गले लगा लिया। तभी अभिमन्यु जी हर्ष और अवंती को देखकर बोले, अगर तुम दोनों को काम है तो जा सकते हो, हम सब शॉपिंग करने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, अब इतनी सारी लड़कियां हैं तो अवंती की शॉपिंग भी अच्छे से हो जाएगी, वरना पहले मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था कि इसकी शॉपिंग कराते हुए मेरा हाल ही खराब ना हो जाए। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और अवंतिका ने उसे हल्के मारकर कहा, घर चलो आप डॉट, बड़ी माँ से शिकायत करूंगी आपकी तो। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा डॉट। उसके बाद सभी मॉल के अंदर चले गए। आकृति और आर्या साथ थे और उनके पीछे आनिके, कार्तिकेय, मिहिर और अभीर। अभीर बस अपनी बहन को देख रहा था। उसके ठीक बगल में आनिके था, लेकिन उसने उससे बात नहीं की। वो कार्तिकेय और मिहिर की बात सुनकर बस जवाब दे रहा था। एक समय था जब अभीर, आनिके, कार्तिकेय तीनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे, लेकिन आज उनमें बहुत फासले आ चुके थे। अभीर और कार्तिकेय सेम एज के हैं। आनिके उनसे 1 साल छोटा जरूर था, लेकिन वो एक जीनियस था जिसकी वजह से वो उनके साथ ही उसी क्लास में पढ़ता था।
स्कूल टाइम में ही उन्हें उनके बाकी के 2 दोस्त मिले थे, वरदान और ध्रुव। सभी ने डिसाइड किया कि पहले जेंट्स कपड़े लेंगे क्योंकि लेडीज को बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए सब मेस कलेक्शन की तरफ चले गए। आर्यांशी और आकृति दोनों सबके लिए कपड़े देखने लगे। तभी आर्या को एक सूट दिखा और बोली, भाभी वो सूट देखिए, आपको नहीं लगता कि ये कलर भाई पर सूट करेगा? आकृति ने जब देखा तो मुस्कुराकर बोली, हाँ ये कितना सुंदर पीच पिंक कलर है, पर क्या तुम्हारे भाई इस कलर का सूट पहनेंगे? भाभी एक बार कहकर तो देखो, क्या पता आपके प्यार में लट्टू होकर पहन ही ले और फिर भी ना माने तो मेरा नाम ले देना। अब जाइए। ये कहकर उसने आकृति को अभीर की तरफ धक्का दे दिया और खुद अभिमन्यु और नित्या के पास चली गई। आकृति अभीर की पीठ से जा लगी। वही अभीर ने किसी को खुद से चिपकते देखा तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई और वो गुस्से से उसे हटाने को हुआ कि उसे जानी पहचानी खुशबू आने लगी। वो मुड़ा तो आकृति सर झुकाए खड़ी थी। क्या हुआ कृति, अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा? उसने उसे साइड से हग करके पूछा। आकृति उसके मुंह से अपना निकनेम सुनकर खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपके लिए एक सूट पसंद किया है, क्या आप उसे एक बार पहनकर मुझे दिखा सकते हो? अभीर मुस्कुराया और उसके माथे को चूमकर बोला, इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? उसे पहनकर क्या हम उसे ले लेंगे? अब दिखाओ मुझे कौन सा सूट पसंद है तुम्हें। आकृति मुस्कुराई और वह उस डमी की तरफ इशारा कर दिया। अभीर ने उस तरफ देखा, फिर आकृति को देखा और बोला, मैं पिंक कलर पहनूं? हाँ अभी आप बहुत हैंडसम लगोगे, एक बार ट्राई तो करके देखिए, अगर पसंद न आए तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आप कहो मैडम। उसने एक सेल्स अटेंडेंट से वो सूट निकलवाया और ट्राई करने चला गया। आर्या जो तिरछी नजरों से उन्हें देख रही थी वो मुस्कुराई और मन में बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, जो सब कुछ बिखरने से पहले मुझे यहाँ अपने परिवार के पास भेज दिया, वरना बाद में शायद ही मैं सब कुछ ठीक कर पाती। फिर उसने अपना सर झटका और अपने डैड के लिए जोधपुरी सूट देखने लगी। उसने शेरवानी नहीं चूज की क्योंकि उसके डैड जोधपुरी सूट में बिल्कुल किसी बड़ी रियासत के राजा लगते हैं, इसलिए उसने यही चूज किया। नेवी ब्लू और वाइट पैंट के साथ वो सूट काफी अच्छा लग रहा था। नित्या जी को भी ये बहुत पसंद आया। अभिमन्यु ठाकुर भी उसे लेकर ट्राई करने चले गए। उसके बाद दोनों मां बेटी और भी सूट देखने लगी। नित्या ने एक वाइट सूट सेलेक्ट किया जिस पर वाइट पर्ल से डिजाइन बनी हुई थी। वाओ मॉम, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, ये शादी की पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसमें सभी जेंट्स व्हाइट पहनेंगे और लेडीज ब्लैक। मॉम आप अपने लिए ब्लैक साड़ी लेना और उसके साथ ही पर्ल वाली ज्वेलरी जो डैड के इस सूट से काफी मैच करेगी। नित्या जी ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसके बाद आर्या दूसरी तरफ देखकर बोली, मॉम मैं मिहिर भाई को देखकर आती हूँ कि उन्होंने कुछ सेलेक्ट किया कि नहीं। आप डैड को इसे भी ट्राई करने के लिए कहना। ठीक है, तुम जाओ और अपने भाई की मदद करो, कहीं फैशन के नाम पर कुछ कटाफटा ना ले ले। आर्या हंस पड़ी और जाते हुए बोली, मैं उन्हें फटे हुए कपड़े नहीं लेने दूंगी मॉम। डोंट वरी। जैसे ही आर्या आगे बढ़ी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक कोने में खींच लिया। वो चिल्लाती कि उसने उसका मुंह अपनी बड़ी हथेली से ढक लिया। आर्या अलर्ट हो गई और उसने अपने पैर से उस पर अटैक करना चाहा, लेकिन उसने उसके अटैक को अपने पैरों से ब्लॉक कर दिया, जिससे वो हैरान हो गई। फिर से उसने मुड़कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ से वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसने एकदम से अपनी गर्दन को ट्विस्ट किया और अपने हाथ का पंच बनाया और एक तेज वार उसके चेहरे पर किया। आर्या अब उसकी पकड़ से आजाद होकर घूरकर सामने खड़े शख्स को एक डेविल स्माइल देते हुए देख रही थी। उसने अपने हाथ फोल्ड करके अपने सीने पर रख लिए और अपनी आंखों में चमक लिए देखने लगी। कैसा लगा आपको मेरे हाथ का स्वाद चखकर? आनिके ने उसे घूरा, उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था। आर्या के पंच की वजह से ही उसे हल्की चोट लगी थी। फिर एकदम से उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। इंटरेस्टिंग।
आज पहली बार किसी ने मुझे पंच मारा है, वो भी अपने इन गोरे हाथों से, लेकिन सॉरी मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। उसे पहली बार मुस्कुराता देखकर वो हैरान रह गई। फिर जब उसने उसकी बात सुनी तो अपनी आइज को रोल करके बोली, तो फिर कौन सा स्वाद चखना चाहते हो बताओ। अभी तुम्हारा स्वागत करती हूँ। बोलते हुए उसने अपने कंधे स्ट्रेच किए, फिर हाथ और उसके एकदम पास आ गई। वो जैसे ही उस पर फिर से अटैक करने को हुई, लेकिन इस बार आनिके तैयार था और उसने उसके दोनों हाथ और पैर का अटैक ब्लॉक कर दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, जो मुझे चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा। आर्यांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल आनिके के एक्शन से उसकी आंखें और भी ज्यादा फैल गई। आनिके ने उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बिना अपने सख्त होठों को आर्या के गुलाबी होठों के खिलाफ दबाया और उसे किस करने लगा। Your lips are very tasty, sweetheart। आनिके उसके होठों को छोड़कर अपने अंगूठे से उन्हें रब करते हुए बोला। एपिसोड 40। आनिके रानावत का जुनून बन चुकी है। अब आगे। अपनी बात कहकर आनिके ने फिर से उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें पागलों की तरह किस करने लगा, जैसे वो उसके होठों को खा जाना चाहता हो। आर्यांशी उसके टच से कमजोर हो रही थी, लेकिन उसने अपने होश नहीं खोए और अपने हाथों को आज़ाद करके उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से कुछ निकाला और सीधा आनिके की गर्दन में चुभा दिया। शश। एक हल्की सी आवाज आनिके के मुंह से निकली। उसने अपनी गहरी आंखें खोली जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। आर्या की नज़र उसकी गर्दन पर थी जहां से खून बह रहा था। जब उसने खुद के ऊपर नजरों की तपिश महसूस की तो उसने नजरें उठाकर आनिके के चेहरे को देखा तो वह हैरान रह गई। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? उसने बार बार अपनी पलकें झपकाई, ये सोचकर कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हुआ है। आनिके की आंखें काले और सुनहरे रंग से चमक रही थी। जब जब वो अपनी पलकें झपकाती उतनी ही बार वो नॉर्मल हो जाती। शायद मैंने ही कुछ गलत देखा है। ऐसे कैसे किसी की आंखें रंग बदल सकती है? मुझे ही भ्रम हुआ है। ये सोचते हुए उसने अपना सर झटका और उसे गुस्से से देखकर बोली, आगे से कभी भी मुझे टच करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। आज तो सिर्फ छोटी सी चोट दी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझसे दूर रहना। मैं आग हूँ, करीब आओगे तो जल जाओगे। उसे घूरते हुए ही आर्या पलटी और वहां से चली गई। आनिके उसे जाते हुए देखकर तिरछा मुस्कुराया और अपनी गर्दन से सुई निकालकर बेहद जुनून अपने गहरी आवाज में बोला, दूर तो अब मैं तुमसे रह नहीं सकता स्वीटहार्ट। एक बार जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो फिर उसे जलना ही क्यों न पड़े, वो अपने शिकार को नहीं छोड़ता। फिर तुम तो मेरी स्वीटहार्ट हो और तुम्हारे वो लिप्स मेरा सुकून, जिनसे दूर तो अब मैं जा नहीं सकता। उसके होठों पर एक अलग ही दिलकश स्माइल थी। उसने अपने जीभ को होठों पर फेरा और आर्या के पीछे चला गया। जब वो वहां आया जहां सब अपने लिए कपड़े देख रहे थे, उसकी नज़र चारों तरफ अपनी स्वीटहार्ट को खोज रही थी। आखिरकार वो उसे दिख गई। आर्या मिहिर के पास खड़ी उसके हाथ से सभी कपड़े छीन कर बोली, भाई, आपको क्या मॉम से पिटना है, जो ये फटे हुए कपड़े और लेदर की जैकेट्स उठा रहे हो? पर मैं तो इसी स्टाइल के कपड़े पहनता हूँ और ये मुझे सूट भी करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इन कपड़ों में तुम्हारा भाई एक हॉलीवुड स्टार की तरह लगता है? आर्यांशी ने अपना सर पीट लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप से कुछ सूट देखने लगी। उसने थोड़ी ही देर में 2-3 सूट सेलेक्ट कर लिए और उन्हें लेकर उसने मिहिर के हाथों में थमा दिए और अपनी कमर पर हाथ रखकर सख्ती से बोली, घर में शादी है, वो भी हमारे पेरेंट्स की। आपको शादी के हिसाब से कपड़े लेने चाहिए, इसलिए जो भी कपड़े मैंने डिसाइड किए हैं उन्हें जाकर ट्राई करिए और मुझे दिखाइए। आर्या की सख्ती की वजह से मिहिर बस उसकी बात मान सकता था, इसलिए वो अपने प्यारे कपड़ों को छोड़कर उसके सेलेक्ट किए कपड़े लेकर ट्रायल रूम की तरफ चला गया। अपने भाई को जाता देख उसने अपने हाथ छाड़े और एक गहरी सांस लेकर बोली, हो गया इनका भी, अब तक तो सभी जेंट्स की शॉपिंग हो ही गई होगी, पर मेरी नहीं हुई अभी तक। किसी ने एकदम करीब आकर उसके कान में कहा। वो चौंक गई और जल्दी से पलटी तो सामने हर्ष को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये क्या बदतमीजी है?
मुझसे बात करो तो दूर होकर करो। डॉट समझ आई बात और अपनी शॉपिंग अपनी बहन से कराओ, क्योंकि ना तो तुम मेरे भाई हो और ना ही मेरे कोई अपने। ये कहकर वो गुस्से वहां से पैर पटकते हुए चली गई। अपना तो मैं तुम्हारा बनकर ही रहूंगा। मिस आर्यांशी ठाकुर, उफ़, तुम्हारी ये अदा ही तो मेरा हर्ष वर्मा का दिल चुरा ले गई है। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं जाने मन। वो किलर तरीके से मुस्कुराया और उसी तरफ देखता रहा जहां अभी आर्या गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके ये शब्द और इरादे किसी ने भांप लिए हैं, जो उसके लिए आगे चलकर मुसीबत जरूर लाएंगे। आनिके जो आर्या को अकेला देखकर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उसका शांत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जो सामने देखा उसे देखकर उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई और नीली नशे दिखने लगी। सामने जब आर्या खुद से बात कर रही थी तभी पीछे से हर्ष उसके करीब खड़ा हो गया और उसकी गर्दन के नज़दीक अपना चेहरा ले जाकर उसकी खुशबू को ऐसे सूंघने लगा जैसे वो कोई नशा हो। ये नज़ारा आनिके को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था, पर तब तक आर्या ने ही उसे एक अच्छा जवाब दे दिया, इसलिए वो आगे नहीं आया। वो अभी भी खुद को उसे मारने से रोकने की बेइंतहा कोशिश कर रहा था। उसका खून खोल रहा था इस ख्याल से भी कि वो उसकी आर्या को अपना बनाने के सपने देख रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसे मेरा होना ही होगा, चाहे मर्जी से या जबरदस्ती। वो आनिके रानावत का जुनून है। एक बार मोहब्बत हो छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी जुनूनियत को नहीं। वही हर्ष को भी किसी की खतरनाक नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। वो जैसे ही मुड़ने को हुआ कि तभी अवंतिका उसके पास आ गई और बोली, भाई आपकी शॉपिंग हो गई ना, तो चलो। हर्ष ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ आगे बढ़ गया। आनिके उसके ठीक पीछे ही था, लेकिन बीच में कपड़े होने की वजह से उसकी नज़र उस पर नहीं गई थी। आनिके को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जानता था कि उसके गुस्से की दवा सिर्फ एक है और अब उसे उसकी जरूरत थी, फिर चाहे उसे और दर्द क्यों ना सहना पड़े। ये सोचते हुए उसने अपनी गर्दन को छुआ जहां से अब खून बहना बंद चुका था, पर घाव अभी भी हल्का सा दिख रहा था। हिम्मत कैसे हुई उस लौंडे की मेरे सामने होशियारी दिखा रहा था। अच्छे से जानती हूँ इन लड़कों को, सुंदर लड़की देखी नहीं कि लट्टू की तरह उसके आसपास मंडराने लगते हैं। मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है कि उस छछुंदर को पसंद करूं। गिरने से बचाया तो क्या, मैं अब उसकी गुलाम हो गई। वो जो कहेगा मुझे करना होगा। बड़ा आया हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। आर्या खुद से ही बड़बड़ाते हुए तरह तरह के एक्सप्रेशन दे रही थी, बिना ये जाने कि कोई उसके इस एडोरेबल एक्सप्रेशन पर और भी गहराई से उसके लिए गिरा जा रहा है। आनिके जिसका मूड खराब था, लेकिन आर्या के शब्द सुनकर और उसकी चिर भरी शकल देखकर उसके होठों पर फीकी सी स्माइल आ गई और वो वही खड़ा अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसके बनते बिगड़ते भाव को देखने लगा। ये कितनी क्यूट है, पहले कभी मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हुआ। आनिके पिछले 5 साल की आर्या को आज की आर्या से कंपेयर करते हुए सोचने लगा। तभी मिहिर की आवाज से दोनों होश में आए, कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? वैसे मुझे पता है, मैं सब भाइयों से सबसे हैंडसम हूँ और तुम कल मेरा हाथ पकड़कर ही एंट्री करना। सब यही कहेंगे कि कितनी खूबसूरत बहन है, आखिर अपने हैंडसम भाई पर जो गई है। मिहिर ने अपनी कॉलर उठाते हुए कहा, भाई आपको इतना भी अपने मुन्हा मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, वरना फिर सब आपको ये कहने लगे कि कितना फेकू है और इसकी बहन भी इसकी तरह फेकू होगी। उसकी बात सुनकर मिहिर कंफ्यूज हो गया और अपने बाल खुजाते हुए बोला, मुन्हा मियाँ मिठू? ये क्या है? रा 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 तेहराके की आवाज रहा गूंज गा। मिहिर और आर्या ने उस तरफ देखा तो कार्तिकेय आकृति दोनों पेट पकड़कर हंस रहे थे, वही उनके बगल में खड़ा अभीर बस मुस्कुरा रहा था। आप दोनों इतना क्या हंस रहे हो? यहाँ जौक थोड़ी चल रहा है, मिहिर ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो उस पर ही हंस रहे होंगे। अब आर्या को भी हंसी आने लगी अपने भाई के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर, लेकिन उसने खुलकर हंसने की कोशिश नहीं की, बस मुंह दबाए अपनी हंसी रोकती रही। तभी पीछे से किसी ने उसे कमर से पकड़ा और उसके कान में हल्के से सरगोशी करते हुए बोला, स्वीट हार्ट,
मुझे भी तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनने हैं। आर्या की सांसें अटक गई और उसे याद आया कि जब हर्ष उसके पीछे थोड़ी दूरी पर ही था फिर भी उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन ऐसा मिस्टर रानावत के साथ क्यों नहीं होता? शायद मैं इन्हें जानती हूँ इसलिए कंफर्टेबल हूँ, और मिस्टर वर्मा तो अजनबी भी है। यही बात है डॉट, उसने खुद से कहा और अपने दिल को शांत कर लिया। कहाँ खो गई स्वीटहार्ट? आनिके उसके कानों को अपने होठों से लगभग छूते हुए बोला। आर्यांशी की सांसें तेज हो गई और वो उसके हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए जल्दी से बोली, दूर हटो। मैं कोई तुम्हारी पर्सनल नैनी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कपड़े सेलेक्ट करूँ। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं अभी अभीर भाई को बुला दूंगी। जिसे चाहे बुला लो। आनिके रानावत भी किसी के बाप से नहीं डरता डॉट, इवन अपने बाप से भी नहीं। उसने आर्या के ही डायलॉग को सार्केस्टिकली मुस्कुराकर उसके कान में दोहराया, जिस पर आर्या ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बोली, कॉपी कैट कहीं के। नहीं स्वीटहार्ट, कैट तो तुम हो, वो भी वाइल्ड कैट। मैं तो शेर हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारा डॉट जो पंजा मारने से पहले भनक भी नहीं लगने देता, इसलिए आगे से खबरदार मेरी जंगली बिल्ली। वैसे तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम्हें ये हक मैं दे चुका हूँ। ये बोलकर उसने आर्या के गुलाबी गालों पर अपने होठ रख दिए और उसे वहाँ डीपली चूमने लगा। उस एहसास से आर्या की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसका शरीर ढीला हो गया। वो अब पूरी तरह से आनिके की बाहों में समा चुकी थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वही आनिके उसे अपनी छुअन से रिएक्ट करता देख मुस्कुराया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे बाहों में लिए खींचकर एक कोने में आ गया जहां कोई नहीं था। अब उसके होठ आर्या के गालों से गले पर आ गए और वो वहाँ उसकी स्किन को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा, जिससे आर्यांशी की हालत और भी खराब हो गई और वो तेजी से सांसें लेने लगी। उसे इतना बेचैन देखकर आनिके ने आखिरी बार उसकी गर्दन को गहराई से चूमकर छोड़ दिया और उसके पूरी तरह से अपने आगोश में लेकर बोला, रिलैक्स, सांस लो स्वीटहार्ट, तुम्हारा इतने में ही ये हाल है, और जब मैं बिना रुके तुम्हारे लिप्स को किस करूंगा तो तब क्या होगा? कहते हुए वो लगातार उसके बालों और पीठ को सहला रहा था, जिससे वो अपनी सांसों को संभाल सकें। आर्या को भी उसकी बाहों में एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसने भी आनिके को मजबूती से पकड़ लिया और अपना सर उसके सीने में और ज्यादा घुसा लिया। आनिके के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने और टाइटली आर्यांशी को अपनी बाहों में समा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में कैद थे। इस बात से अनजान की दो लाल आंखें उन्हें निराशा और गुस्से के मिले जुले भाव से देख रही थी। 10 मिनट यूं ही वो एक दूसरे में खोए रहे कि तभी आकृति के पुकारने पर उन्हें होश आया। आर्या जल्दी से हड़बड़ाकर उससे दूर हुई और बिना उसकी आंखों में देखे वहां से भाग गई। आनिके उसे अपनी उन नशीली आंखों से एकटक जाते हुए देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी वहां से सबके सामने आ गया। आकृति जो आर्या को लेकर आई थी, उसकी नज़र जब अपने भाई पर पड़ी और उसे भी वहीं से आता देख जहां आर्या थी, वो कुछ ना कुछ समझ गई और मुस्कुराने लगी। आनिके ने उसकी स्माइल देख ली लेकिन उसके भाव बिल्कुल नहीं बदले। आनिके भाई, सबने अपने लिए कुछ ना कुछ लिया है, पर आपने क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे इस भाई के कपड़े कस्टम मेड होते हैं। वो कहाँ मॉल के कपड़े पहनता है? कार्तिकेय ने आनिके के पास आते हुए कहा। तभी सबको चौंकाते हुए आनिके अपनी ठंडी आवाज में बोला, मेरे कपड़े हमेशा मेरा डिजाइनर ही सिलेक्ट करके भेजता है। अगर कोई मेरे लिए कपड़े चूज करता तो शायद मैं ले लेता। ये बात उसने आर्यांशी को देखकर कही थी। आर्या भी समझ गई वो क्या चाहता है, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और ऐसे शो करने लगी कि उसने उसकी बात पर गौर ही नहीं किया होगा। जहां कार्तिकेय मुंह खोले उसे देख रहा था, वही आकृति स्माइल करके बोली, बस इतनी सी बात भाई। मैं हुना डॉट आपके लिए सबसे बेस्ट सूट सेलेक्ट करूंगी, बस थोड़ा टाइम दीजिए। फिर अपने बगल में देखकर, आर्या तुम भी मेरे साथ चलो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो तुम बता देना, वैसे भी जब दो लोग साथ में पसंद करेंगे तो जल्दी से पसंद आ जाएंगे कपड़े। ये कहकर उसने आर्या को बिना कोई जवाब देने का मौका दिए अपने साथ खींच लिया, जहां मिस वेयर का लिमिटेड वेडिंग कलेक्शन का रो था। अपनी बहन की इस हरकत पर आनिके मुस्कुरा दिया।
वही कार्तिकेय जो पहले ही सदमे में था, अब अपने शैतान एक्सप्रेशनलेस भाई की स्माइल देखकर उसे तो जैसे हार्ट अटैक ही आने वाला था। इसे क्या हुआ? जो कभी हल्का सा मुस्कुराता भी नहीं था वो आज थोड़ा ही सही लेकिन मुस्कुराया है। हाँ, ये बात है कि इसका हंसना काफी अजीब था, जैसे कोई जंग जीत ली हो। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाओ भाई डॉट, बस ये समझ लो कि जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे वो अब मेरे दिमाग से सीधा दिल में उतर गया है। आनिके ने हल्के से अपनी ठंडी आवाज में कार्तिकेय से बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ कहा। उसका बोलना ऐसा था जैसे वो एक स्टेटमेंट दे रहा हो जो काफी इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट भी कि आखिर उसने दिमाग से दिल की बात जो की थी, और इन्हीं शब्दों ने कार्तिकेय के कान में घंटी बजा दी। थोड़ी देर बाद आकृति और आर्या अपने हाथ में 2 3-पीस सूट और एक कुर्ता पैंट का सेट लेकर आए जो ग्रेइश ब्लैक था। उसमें हल्का सिल्वर की चमक थी, जिसके ऊपर से डार्क ब्लैक कोटी थी और उस पर रेड रोज की डिजाइन थी और उनमें रेड डायमंड और वाइट पर्ल से डिटेलिंग की गई थी। उस ड्रेस को देखकर हर्ष की आंखें चमक गई और वो उनके पास आकर बोला, वाओ, ये कितना औसम है यार, ये मुझे क्यों नहीं दिखा डॉट। फिर वो आकृति को देखकर, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? इस 3-पीस एथनिक सूट ने तो मेरा दिल ही चोरी कर लिया है। तभी पीछे से रीवा अपने हाथ में 2 बॉक्स लेकर आई और आनिके को देखकर बोली, भाई इसे मैंने आपके लिए पहले ही पसंद किया था, आपको जरूर पसंद आएंगे, फिर आपको किसी और से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।